सो यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए अब आप सबने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया हो। और एक कॉमन चैलेंज जो मेजोरिटी ऑफ लोग फेस कर रहे होंगे वो है लो एंड एवरेज स्कोर्स का, कि मॉक टेस्ट में स्कोर्स जो है लो या एवरेज आ रहे हैं। और अगर मैं एक रेंज दूं तो बेसिकली इट मींस कि आपका स्कोर कहीं ना कहीं 60 से 80 की रेंज के बीच में है, तो फिर वी कंसिडर इट टू बी समवेयर अराउंड लो और एवरेज स्कोर्स। और ये वीडियो उस चीज के लिए है कि कैसे इन स्कोर्स को आप क्लियरली 100 तक ले जा सकते हो, 100 टच कर सकते हो, ताकि इट इज अ गुड स्कोर इन मॉक्स, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बने रियल एग्जाम के लिए कि यस यू आर रेडी फॉर दैट। क्योंकि अल्टीमेटली प्रीलिम्स में नॉलेज तो एक एस्पेक्ट है, बट आपका कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन इक्वली इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए जो मॉक टेस्ट पे तीन एस्पेक्ट्स होते हैं, कि मॉक टेस्ट के लिए आपने तैयारी कितनी की है, प्रिपरेशन मॉक टेस्ट से पहले, मॉक टेस्ट आप कैसे दे रहे हो, क्या स्ट्रैटेजी है टेस्ट अटेम्प्ट करने की, उस पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। और मॉक टेस्ट देने के बाद उसको एनालाइज कैसे करते हो, उससे क्या सीखते हो, क्योंकि अल्टीमेटली मॉक टेस्ट जो आप दे रहे हो इट शुड हेल्प यू इम्प्रूव। और वो जब ही होगा जब आप सही एनालिसिस करोगे। और उसके लिए 5 क्रिटिकल चीजें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। नाउ अगेन एक और बहुत बड़ा डिस्क्लेमर बोल सकते हो, या समथिंग दैट आई एम टेलिंग यू इज, जो स्ट्रैटेजी यहाँ पे मैं बताऊँ दिस इज अ रियल स्ट्रैटेजी, नॉट कुछ आर्टिफिशियल या एआई में डाल के स्ट्रैटेजी, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं। बट दिस इज रियल स्ट्रैटेजी बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस। सो आई एम सिद्धार्थ कुमार। मैंने 3 टाइम्स 120 प्लस स्कोर किया है, एक बार 138 भी आया है मेरे प्रीलिम्स में, एक बार 132। ना उसके पीछे एक चीज है, फर्स्ट प्रीलिम्स जब मैंने दिया था मेरे मार्क्स भी प्रीलिम्स में जीएस में इतने अच्छे नहीं थे। बट सेकंड प्रीलिम्स में देयर वाज दिस वन थिंग जो मैंने की थी, कि मॉक टेस्ट देने के बाद पोस्ट मॉक एनालिसिस उसका बहुत रिगरसली करता था। और आई टुक हेल्प, इसमें विजन का जो प्लेटफॉर्म था, आई विल गिव क्रेडिट देयर कि उनका आई टुक हेल्प ऑफ देयर मॉक टेस्ट, एंड जो पोस्ट मॉक एनालिसिस था उसका मैं हेल्प लेता था। और अगर मैं एक चीज बोलूं कि जिसने मेरे को हेल्प मी अंडरस्टैंड कि यार प्रीलिम्स में बस यही करना है, और बिकॉज ऑफ विच आई वाज एबल टू क्रैक इट एवरी टाइम, वाज दिस ओनली, कि पोस्ट मॉक एनालिसिस अच्छे से किया, उससे बहुत सारी चीजें मुझे समझ में आई और मेरा कन्विक्शन बना। तो वो पोस्ट मॉक एनालिसिस में देयर आर 5 क्रिटिकल थिंग्स जो मैं देखता था, और व्हिच मेड मी रियलाइज कि अगर ये सिंपली मैं इंप्रूव कर लूं तो मेरे स्कोर सब्सटैंशियली इंप्रूव हो सकते हैं। राइट। अब इसमें सबसे पहले लेट मी जस्ट टेल यू बिफोर टेलिंग दोस 5 थिंग्स कि पोस्ट मॉक एनालिसिस कब और कैसे करना चाहिए। राइट। एंड इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, प्रोबेबली आप सब ऑलरेडी कर रहे होगे, बट फिर भी जस्ट फॉर सेक ऑफ क्लैरिटी, अगर ऐसे नहीं कर रहे हो तो ऐसे करना। राइट। सबसे पहली चीज तो जो आप मॉक एनालिसिस करते हो, सी आइडियल ये है कि मॉक टेस्ट दिया 1.5-2 घंटे में, 15-20 मिनट आधे घंटे का ब्रेक लिया और इमीडिएटली उसका एनालिसिस करने के लिए बैठ गए। राइट। या फिर अगर थोड़ा सा ज्यादा ब्रेक लेते हो तो सेम डे। क्यों? क्योंकि अगर इमीडिएटली करते हो तो आपके दिमाग में क्वेश्चन फ्रेश है, आपके दिमाग में आपकी इंट्यूशंस, हंच, गेस वर्क, लॉजिक क्या लगाया था किस क्वेश्चन में फ्रेश है। तो जब आप क्वेश्चन को देखोगे तो आप बेटर समझ सकते हो कि क्या चीजें वर्क कर रही हैं, क्या चीजें नहीं वर्क कर रही, क्या आपने गलतियां की हैं। एंड दिस फ्रेशनेस, ये जो चीज होती है कि जो क्वेश्चन गलत किया है, एक अंदर क्यूरियोसिटी भी होती है कि ये गलत कैसे हुआ। जैसे मॉक देने के बाद सबसे पहला काम आप लोग क्या करते हो, फटाफट स्कोर कैलकुलेट करना। राइट। वो करे बिना आप रह नहीं सकते, क्योंकि उसकी क्यूरियोसिटी होती है, जबकि वो स्कोर कैलकुलेट करना इज सेकेंडरी। राइट। और मैं अभी बताऊंगा भी कि वो कैलकुलेट करते हुए ही एनालिसिस करना है। राइट। और फिर उसके बाद आप देखते हो कंटेंट कि अच्छा ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया तो इसमें क्या है एक्चुअल आंसर, क्योंकि वो क्यूरियोसिटी, इसीलिए इमीडिएटली करना होता है। और ये पूरा डिटेल में करना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे आपने मॉक टेस्ट दे दिया, अगर स्कोर कम भी आया तो नॉर्मली क्या होता है, बच्चे मॉक टेस्ट देंगे, स्कोर कम आया तो डिमोटिवेट हो जाएंगे, और फिर उसके आगे वो फर्दर डिटेल्ड एनालिसिस करते ही नहीं, क्योंकि इतनी हिम्मत ही नहीं होती देखने की कि मेरी गलतियां क्या है। बट एक्चुअली यू शुड डू रिवर्स। राइट। और इसी को ओवरकम करने के लिए स्कोर कैलकुलेट करते वक्त ही, राइट, आप मिस्टेक्स देखो, क्या गलतियां की और क्यों की। और फिर ऑटोमेटिकली ये दो चीजें देखोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, किसी मेंटर की, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको बताने की कि कैसे उन गलतियों को सुधारना है। राइट। और फिर उसके बाद आप पूरा स्कोर और कंटेंट देखो तो इट वोंट मेक यू दैट एंग्जाइटी, इतना एंग्जाइटी और नर्वसनेस नहीं होगा। और एक सिंपल टेम्पलेट है जो मैं यूज करता था, और इट्स नॉट अ वेरी हाई फाई टेम्पलेट, बट एक A4 शीट पे आप लोग भी करते होगे प्रोबेबली,
कि आप क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 लिख लिया और यूँ कैलकुलेट करते हो कि इसका आंसर ए, बी, सी, डी मेरा सही गया है, गलत गया। दिस इज़ व्हाट मोस्ट ऑफ यू माइट बी डूइंग, राइट? अब उसमें बस थोड़ा-सा एडिशन करना है इस एनालिसिस पे। 2 कॉलम्स ऐड करने। क्वेश्चन के बाद लिख लो कैटेगरी, राइट? ये कैटेगरी मतलब ये होता है कि जब आप अटेम्प्ट कर रहे थे, तब आपने उस क्वेश्चन को कैसे कैटेगराइज़ किया? क्या 50% यानी क्या आप 100% मतलब आपने 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया और 2 में चॉइस लेनी थी? 100% मतलब यू आर एब्सोल्यूटली श्योर अबाउट इट कि मेरे को पता है ये आंसर। 33% मतलब कि आपने जो है एक ऑप्शन एलिमिनेट कर पाए थे और 3 में आपने फिर चॉइस ली। तो 1 इन 3 तो 33% चांस था कि जो आपका गेस वर्क सही जाएगा। 0% मतलब आपने ब्लाइंड गेस लिया या फिर कुछ हंच या इंट्यूशन पे लिया और कई बार आपने लॉजिक वगैरह कुछ लगाया, रैंडम तिगड़म लगाई, दैट इज़ इट। तो इस तरीके से आप कैटेगराइज़ कर सकते हो। इसको मैंने डिटेल में डिस्कस किया है कैटेगराइजेशन को इन माय वीडियो ऑन टेस्ट अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी ऑन माय चैनल, तो दैट यू कैन सी। ठीक है? तो क्वेश्चन के साथ तो जैसे आपने मॉक टेस्ट दे दिया, A4 शीट ली 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो जब पहला क्वेश्चन देखोगे, तो पहले ये मत देखो आंसर सही है या गलत है, नहीं। पहले ये देखो कि आपने उसको कैसे कैटेगराइज़ किया था। 50% था, 100%, 33, 0 लॉजिक इंट्यूशन। फिर उसके बाद देखो क्या वो सही है, गलत है, गलत है, गलत है या सही है। ठीक है? या फिर अनअटेम्प्टेड मान लो अनअटेम्प्टेड है, तो 0 मार्क कर लो, जो भी आपको करना है, यू कैन मार्क योर ओन सिंबल्स। ठीक है? अब ये जब कर लिया, तो जैसे जैसे जो सही है, ठीक है? इन पे अभी नहीं फोकस करना। फोकस किस पे करना है? जो गलत हुए हैं और जो अनअटेम्प्टेड रहे हैं। जो गलत हुए हैं और जो अनअटेम्प्टेड रहे हैं, उसमें फोकस क्या करना है कि जो गलत हुए या जो अनअटेम्प्टेड रहे, व्हाई इनकरेक्ट या क्यों आप उसे अटेम्प्ट नहीं कर पाए या क्यों वो गलत हो गए, इसको बैठ के सोचना है। इसका क्लियर रीज़न लिखना है। हो सकता है कहीं पे आपको समझ में आएगा सिली मिस्टेक थी, कहीं आपको समझ में आएगा कि ट्रिक काम में नहीं की, कहीं ये लगेगा कि यार मैंने फालतू में ही इसमें गेस ले लिया। कहीं पे आपको लगेगा कि मैंने इसको फालतू में ही डबल गेस कर लिया, यानी पहली बार मैंने सही सोचा था, दूसरी बार मैंने अपने आप को डाउट करके गलत गेस ले लिया। और देखो ये जो डबल गेस करना, इसका सॉल्यूशन भी यही है कि अपने अंदर कन्विक्शन बिल्ड करें। जब आप देखोगे कि यार मैं 10 क्वेश्चन कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं पहली बार जो सोचता हूँ, वो सही होता है। मैं फालतू में अपने आप को डाउट कर रहा हूँ। तो ऑटोमैटिकली आप अगले जो मॉक टेस्ट दोगे, उसमें डबल गेस करना कम कर दो क्योंकि आपके अपने अंदर जब आप देख लेते हो वो चीज़ को कि यार ये मैं कर रहा हूँ, ये गलत है, तो अंदर अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं यार पहली बार जो मैं सोचता हूँ, वो सही है। क्योंकि ये कॉन्फिडेंस आपको कोई बोल के, बता के, दिखा के नहीं कर सकता। ये कॉन्फिडेंस आपके जब तक खुद से नहीं देखोगे तब तक ये कन्विक्शन अंदर से नहीं आएगा। ठीक है? तो एक ये सिंपल टेम्पलेट आपको यूज़ करें। दिस इज़ अ वेरी सिंपल टेम्पलेट जो आप लोग करते होंगे। नॉर्मली आप क्वेश्चन और राइट, रॉन्ग या छोड़ा है ये तो देखते ही ताकि स्कोर कैलकुलेट कर सकें। उसमें कैटेगरी और क्यों वो आपने छोड़ा या गलत हुआ, उसका रीज़न प्रॉपर्ली लिखना है। ठीक है? अब जो 5 चीज़ें थी, सबसे पहली चीज़ जो आपको देखनी है कि ऐसे कितने ईज़ी क्वेश्चन्स थे। राइट? जो आपने छोड़े हैं या गलत किए। सी सिंपल है, अगर ईज़ी क्वेश्चन आप छोड़ रहे हो या गलत कर रहे हो, दैट मीन्स उस पर्टिकुलर टॉपिक में, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप कुछ ना कुछ जो है देयर इज़ सम इश्यू, देयर इज़ सम फंडामेंटल इश्यू, या तो आपने बेसिक्स क्लियर नहीं है, या तो अगर ईज़ी क्वेश्चन छोड़ रहे हो मतलब एक बहुत ईज़ी मनी मल्टीप्लायर पे आपको मॉक टेस्ट में क्वेश्चन आया और आपने मनी मल्टीप्लायर का क्वेश्चन नहीं किया। ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि एक फंडामेंटल चीज़ पीवाईक्यू आपने नहीं की क्योंकि 2 बार पीवाईक्यू मनी मल्टीप्लायर पे आया। सिंपल एज़ दैट। या फिर ईज़ी क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो तो एक कुछ फंडामेंटल कांसेप्ट आपका क्लियर नहीं है। दैट मीन्स यू हैव टू फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक या सब्जेक्ट आपको उसके बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे। ओके? दैट इज़ देयर। देन लुक एट योर ब्लाइंड गेसेस। ठीक है? सो ब्लाइंड गेस और इंट्यूशन और हंच में मैं एक डिफरेंस रखता हूँ। ठीक है? ब्लाइंड गेस मतलब जहाँ आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता, बट वो गेसेस आप क्यों लेते हो? टेम्पटेशन में। एक सेकंड, थर्ड अटेम्प्ट तक टेम्पटेशन आ रही है, इसका ये मार्क करते हैं। जबकि वहाँ कोई इंट्यूशन नहीं है, कोई हंच नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, बट फिर भी आपको बस एक रैंडम फीलिंग आती है और आप कर देते हो। राइट? So that's neither based on logic, intuition, any hunch or any trick or technique. जस्ट इन टेम्पटेशन आप ऐसे क्वेश्चन करते हो और बाद में फिर वो रिग्रेट होता है कि इसके कारण जो है हमारा नेगेटिव मार्किंग हो गया। इनफैक्ट प्रीलिम्स, रियल प्रीलिम्स में भी ये होता है, बहुत सारे बच्चे 0.66 मार्क्स से इस बार छूटे हैं और वो बस इसीलिए थे कि उन्होंने टेम्पटेशन मिला के एक आधा ज़्यादा ब्लाइंड गेस कर दिया। राइट? तो ब्लाइंड गेस बेसिकली आपकी एक्यूरेसी डाउन करता है और आइडियली
ये 0 होने चाहिए। आइडियली इतना अच्छे से कैटेगराइज़ करो कि आपको पता होना चाहिए कि ये मुझे बिल्कुल नहीं पता है, इसको मेरे को टच नहीं करना है। और इन टेस्ट टेकिंग अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी वीडियो मैंने बताया कि कैसे ये हम लोग 0 कर सकते हैं। 100% श्योर। अब अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जहाँ आप 100% श्योर थे और अगर वो गलत हो गया, तो कुछ तो गड़बड़ है। या तो आपने क्वेश्चन मिसरीड कर लिया होगा, ये जैसे या नोट को नहीं पढ़ा होगा, या तो फिर आपने मिस इंटरप्रेट कर लिया होगा, या तो ओवर कॉन्फिडेंस में आपने कुछ किया होगा, या रॉन्ग ओएमआर में मार्क कर लिया होगा, कुछ ना कुछ गलती की होगी। अगेन समथिंग व्हिच रिड्यूसेस योर एक्यूरेसी। ठीक है? समथिंग सो देखो समझो, पहली चीज़ अगर ईज़ी क्वेश्चन किसी सेक्शनल टेस्ट में आप देख रहे हो ईज़ी क्वेश्चन्स काफ़ी आपके अनअटेम्प्टेड या रॉन्ग जा रहे हैं, सिंपल मतलब या फिर अनअटेम्प्टेड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, सिंपल मतलब है कि आपका वहाँ का उसका बेसिक्स या फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है। आपने या तो जो सोर्स है, वो कंप्लीटली पढ़ी नहीं है या अच्छे से समझी नहीं है। और अगर ब्लाइंड गेसेस ज़्यादा हैं या 100% श्योर रॉन्ग है, तो बेसिकली इट मीन्स आप यू आर गिविंग अवे मार्क्स। 100% श्योर तो सही ही होना चाहिए था, तभी तो वो 100% है। सिमिलरली ब्लाइंड गेस क्यों लेना? जो जो 0% आता ही नहीं, कुछ आइडिया नहीं, क्यों करना? दिस इज़ वेयर यू आर रिड्यूसिंग योर एक्यूरेसी और आप अपने मार्क्स फ्री में से जो है यू आर लूजिंग योर मार्क्स फॉर विदाउट एनी पर्टिकुलर रीज़न। फिर आती है सिली मिस्टेक्स। अब दिस इज़ समथिंग ओवर माय मेंटरिंग एक्सपीरियंस मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, एक सिली मिस्टेक का कॉस्ट दे डोंट रियलाइज़। वन सिली मिस्टेक्स कॉस्ट इज़ नॉट ओनली 2 मार्क्स, 2 मार्क्स तो आप लूज़ करते हो, 0.66 नेगेटिव प्लस जो दूसरा आपका साथ में कॉम्पिटिटर 2 मार्क अगर बढ़ते हो, इट्स 4.6 मार्क्स। ठीक है? और अगर 3-4 बच्चे सिली मिस्टेक कर दें, तो बहुत बड़ा गैप हो जाता है। थिंक अबाउट इट। अगेन दिस इज समथिंग दैट यू शुड नॉट बी डूइंग। और ये क्यों होता है जनरली लॉस ऑफ फोकस। तो रीजन आपका होता है लॉस ऑफ फोकस या लॉस ऑफ कंसंट्रेशन। होता क्या है बच्चों के साथ कि पहला 1 घंटा 1.5 घंटा बहुत फोकस रहते हैं, बट बाद में जाके उनका कंसंट्रेशन डिप कर जाता है। तो ये चीजें भी आपको प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि जितना नॉलेज मैटर करती है एग्जाम इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, उतना ये भी मैटर करता है कि वो 2 घंटे या फिर मेंस में वो 3 घंटे में वो नॉलेज आप कितना अप्लाई कर पा रहे हो। एंड देन लास्ट वन इज कि जो आपका गेस वर्क है, लॉजिकल एलिमिनेशन। अब दुनिया भर के टिप्स एंड ट्रिक्स एंड यस, मैं कोई ये नहीं कह रहा कि खराब है, बिल्कुल वैलिड है, राइट? बट प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप वो टिप्स ट्रिक्स गेस वर्क लॉजिकल एलिमिनेशन फर्स्ट एज अ फर्स्ट रूल यूज करते हैं, फर्स्ट लेट्स से यू नो एज अ फर्स्ट ऑर्डर थिंग यूज करते हो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो बिल्कुल गलत है। एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर या फर्स्ट रूल की थिंग होनी चाहिए आपकी नॉलेज, राइट? पढ़ा इसीलिए या आपकी कॉमन सेंस। ठीक है? नॉलेज या कॉमन सेंस कि जो भी पढ़ा है पहले तो उससे सॉल्व करने की कोशिश करो, जो एलिमिनेट होता है उससे एलिमिनेट, और फिर उसके बाद आप जो है इनको अप्लाई करो। बट कई बार क्या होता है कि अगर आप इसको फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट रूल में अप्लाई करते हो, तो जो ब्लाइंड गेस वाला मैंने बताया, तो कई जगह आपको बस एक फॉल्स सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन मिलता है कि यस मेरे को ये आ गया, बट एक्चुअली यू आर टेकिंग अ ब्लाइंड गेस, और वो गलत यूज होता है इनका। ओके, दैट इज तो ये मेरे बोलने से नहीं समझ में आएगा, जब आप देखोगे एक्चुअली तब आपको समझ में आएगा। ठीक है? और दूसरी चीज जो है इसमें कि आप देखो कि किन सब्जेक्ट्स में, कुछ सब्जेक्ट्स में आपका इट वुड बी गोइंग गुड, राइट? और जनरली ये वो सब्जेक्ट है जहां आपका अच्छा कवरेज है, अच्छा रिवीजन है। कुछ सब्जेक्ट्स में खराब जा रहा होगा, तो जिनमें खराब जा रहा है अंडरस्टैंड कि उनका वेटेज देखो और वो सब्जेक्ट देखो, अगर ज्यादा वेटेज और उसमें खराब जा रहा है तो उसको इंप्रूव करो, राइट? बेसिकली उसको प्रायोरिटाइज करो। बेसिकली ये मीन्स कि बचे हुए दिन में आप सारी चीजों का जो है रिवीजन 3 बार नहीं कर सकते, कुछ का 2 बार करोगे, कुछ का 3 बार। तो जिनका 3 बार करना है वो ऐसे सब्जेक्ट है जहाँ आपका गेस वर्क और लॉजिकल एलिमिनेशन सही नहीं जा रहा है। ओके, एंड देन दो इंपॉर्टेंट चीज लास्ट, सी जो भी क्वेश्चन आप करते हो प्लीज उसको फिल्टर करिए। फिल्टर जो टेस्ट सीरीज बनती है कहीं की भी किसी भी इंस्टीट्यूट की, राइट? ऐसा है कि सब अच्छी क्वालिटी की इतनी नहीं होती, बहुत सारे फिलर क्वेश्चंस डाले जाते हैं जो बेसिकली आपको एग्जाम की डिमांड से ड्रिफ्ट कर देंगे। तो वो फिलर क्वेश्चंस को कैसे आप फिल्टर करोगे, उसके लिए पीवाईक्यू बहुत रिगोरसली देखना, और पीवाईक्यू से रिलेट तो जो जब आप देख रहे होगे, तो अगर ऐसा क्वेश्चन लगता है कि बहुत ज्यादा डेविएट कर रहा है पीवाईक्यू से, बहुत ही रैंडम क्वेश्चन है, तो उसको हटा दो, राइट? उसको ज़्यादा मत जाओ। बट जो एकदम रिलेटेड है उसमें तो देखो कि मनी मल्टीप्लायर पे क्वेश्चन आया वो आपने गलत किया, तो फिर वो डिटेल में देखो। ओके? और जो रीज़न है, ये जो काम करना है, ये वाला काम, ये व्हाय वाला, ये प्लीज़ क्लियरली करो।
ये रीज़न बहुत क्लियरली लिखना है आपको, राइट? क्लियरली राइट डाउन द रीज़न कि क्यों आपने ये छोड़ा, वो लिखो, मन में मत समझो, लिखो। जब लिखोगे तो क्लैरिटी आती है, और जैसे ही क्लैरिटी आएगी कि ये गलती मैं कर रहा हूँ, वो आप ठीक कर लोगे। दैट इज़ आई एम श्योर। एक बार गलती पता चल गई क्या करो, तो आप ज़रूर ठीक कर लोगे। दैट इज़ देयर। एंड फिर ये सब हो जाए, देन गो फॉर कंटेंट एंड ऑल दीज़ थिंग्स आफ्टर दिस। ठीक है? नाउ दिस वाज ऑल अबाउट कि कैसे पोस्ट मॉक एनालिसिस करना है, उसमें क्या चीजें देखनी है, और ओवरऑल कैसा फ्लो होना चाहिए। अब इसका अगला वीडियो रहेगा कि 7 रीजंस फॉर इनकरेक्ट या अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स। तो बेसिकली जब हम एनालाइज करते हैं ना कि पूरे प्रीलिम्स 2026 में या प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट में या जनरली भी 6 या 7 ही रीज़न है जिसके कारण बच्चे या तो क्वेश्चन छोड़ते हैं या तो बच्चे क्वेश्चन गलत करते हैं। तो वो 7 रीज़न देखेंगे, क्या हैं उनके उन रीज़न्स व्हाई दे अकर और कैसे उनको सॉल्व कर सकते हैं। एंड लास्टली, अगर आपको ये वीडियो लॉजिकल, हेल्पफुल लगा, मैं तो ये भी कहूँगा आप सब ट्राई करो, और कमेंट में एक मॉक टेस्ट के लिए आप ट्राई कर सकते हो। इट इज़ नॉट अ टाइम टेकिंग, आपको आधा घंटा एक्स्ट्रा देना है, ठीक है? ट्राई करो, कमेंट्स में डालो, बिकॉज़ आई ऑलवेज़ से कि डू नॉट बिलीव इन मी बट बिलीव इन माय लॉजिक, करके देखो, आपको समझ में आएगा, राइट? एंड लाइक एंड कमेंट, इफ यू एग्री या डिसएग्री भी करते हो तो डालो कमेंट्स में, okay? And to support me, you can share this video with your friends, right? So this would help my channel grow. And again, जैसे आपके लिए मोटिवेशन होता है अच्छे मार्क्स, वैसे ही हमारे लिए मोटिवेशन एज योर मेंटर ये है कि यस, आई हैव मेड सम वीडियो वेरी जेन्युइनली फ्रॉम माय हार्ट। तो आप लोग उसको शेयर करोगे, स्प्रेड करोगे, तो दैट वुड फर्दर मोटिवेट मी कि यस, पीपल आर लिसनिंग टू द थिंग्स दैट मैटर एक्चुअली, रादर देन जो फालतू सब हाइप है। ओके, दैट इज देयर। So thank you very much and see you again next time.